Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is the last video of reproduction in organisms. इसके अंदर हम लास्ट पार्ट देखेंगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाउ कैन वी डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यानी जब गैमेट्स की आपस में फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद में जब एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, उसको कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इसके कुछ बेनिफिट है. बेनिफिट क्या है? जब दो सेल आपस में कंबाइन होती है तो इट हैज इट्स डीएनए एंड इट आल्सो हैज इट्स डीएनए. एंड जब दो सेल आपस में कंबाइन होगी तो फिर उसके बाद में जो ये दो डीएनए आपस में कंबाइन हुए हैं तो यानी कि डबल वेरिएशन जो है इसके अंदर आ जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास अडेप्टेशन जो है उसके चांसेस ज्यादा होंगे. चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइवल जो है उसका ज्यादा आसानी से जो है हो पाएगा. एंड उसके पास चांसेस ज्यादा है सर्वाइव करने के, क्योंकि उसके अंदर अडेप्टेशन जो है वो ज्यादा होगी. चूंकि हम बात करने लग रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट. अब गैमेट के हिसाब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग अलग टाइप में डिवाइड जो किया जा सकता है. जैसे आइसोगैमेट. अगर हम गैमेट को अगर बेस बना ले तो आइसोगैमेट्स यानी कि गैमेट्स विच हैव सेम मॉर्फोलॉजी. एग्जाम्पल है जिस तरीके से इसका है क्लेमाइडोमोनाज. इसका मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी जो है वो सेम होनी चाहिए. अगर एक मेल जो गैमेट है अगर वो मोटाइल है तो जो फीमेल गैमेट हो वो भी कैसी हो? तो वो भी मोटाइल हो. अगर एक नॉन मोटाइल है तो दूसरा भी नॉन मोटाइल हो. अगर एक बड़ा है तो दूसरा भी बड़ा हो. तो इसका मतलब ये है कि अगर गैमेट बाहर से अगर एक जैसे अगर दिखाई देते हैं तो उसको हम कह देते हैं आइसोगैमेट. अगर दो आइसोगैमेट आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसको कह देते हैं आइसोगैमी. अलग से एक टर्म है आइसोगैमी. वर्ड के ऊपर जाओ, आइसो का मतलब सेम, यहाँ पे भी आइसो का मतलब क्या था? सेम. सेम गैमेट यानी कि सेम, जिसकी मॉर्फोलॉजी सेम हो, जिन गैमेट की मॉर्फोलॉजी सेम हो वो आइसोगैमेट है. आइसोगैमी, गैमी यानी कि फ्यूजन और आइसो मतलब सेम. तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? फ्यूजन ऑफ सेम मॉर्फोलॉजिकल गैमेट्स. क्या और दूसरे टाइप का भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है. कौन से? एन आइसोगैमेट. एन आइसोगैमेट. अगर हम वर्ड के ऊपर अगर डिफरेंस करें आइसोगैमेट एन आइसोगैमेट के अंदर फर्क क्या है? सिर्फ इस एन का है. आइसोगैमेट तो इसके अंदर भी है, यानी कि वर्ड के अंदर देखे तो इस एन का मतलब क्या है? नोट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि गैमेट है लेकिन वो एक जैसे नहीं है. यानी कि गैमेट्स which are differ in their morphology. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर मेल गैमेट की अगर बात करते हैं, अगर एक मोटाइल है तो जो फीमेल गैमेट होगा वो कैसा होगा? वो नॉन मोटाइल होगा. अगर एक काफी ज्यादा बड़ा है तो एक जो है वो छोटा होगा. यानी कि एक जैसे नहीं है, डिफरेंट टाइप के जो है पाए जाते हैं. हमारे अंदर किस टाइप का पाया जाता है गैमेट? यानी कि ह्यूमन स्पीसीज के अंदर तो हमारे अंदर एनाइसोगैमेट का ही पाया जाता है, लेकिन हम उसको एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं जिसको बोलते हैं हम ऊगैमेट. तो जो ऊगैमेट है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करें? ऊगैमेट्स. ऊगैमेट्स का मतलब क्या है कि जो मेल गैमेट हो वो स्मॉल हो एंड मोटाइल हो, लेकिन जो फीमेल गैमेट हो वो कैसा हो? लार्ज हो एंड नॉन मोटाइल हो. तो इन टाइप के अगर गैमेट होंगे तो हम क्या कहेंगे? ऊगैमेट. जैसे हमारे अंदर देखे मेल का जो गैमेट है वो कैसा है? स्मॉल है एंड वो जो है मोटाइल है. लेकिन अगर हम फीमेल का अगर गैमेट देखेंगे तो फीमेल का गैमेट लार्ज है और वो नॉन मोटाइल है. यानी दोनों के अंदर डिफर जो है काफी ज्यादा करता है. अगर मान लो हमारे अंदर ऊ टाइप के गैमेट अगर मिलते हैं और अगर ये गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो इस टाइप की फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे? ऊगैमस.
गैमस का मतलब फ्यूजन, और ऊ का मतलब क्या है कि मेल जो है मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा, स्मॉल होगा, और जो फीमेल गैमेट होगा वो बड़ा होगा एंड नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अगर हम ये देखें गैमेट ऑर्गेनिज्म के अंदर कब बनने लग जाते हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड कर रखा है किनके अंदर, किंगडम के अंदर, किंगडम। और किंगडम कौन कौन सी है, किंगडम है पोलिफेरा, सॉरी किंगडम है मोनेरा, किंगडम है प्रोटिस्टा, किंगडम है प्लांटी, किंगडम है फंगई, किंगडम है एनिमेलिया। तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी किंगडम के अंदर पाया जाता है? नहीं, सभी के अंदर नहीं पाया जाता। प्रोटिस्टा से स्टार्ट होकर के एनिमेलिया तक जो है पाया जाता है, यानी इनके अंदर गैमेट बनते हैं, लेकिन मोनेरा के अंदर गैमेट जो है वो नहीं पाए जाते, लेकिन उनके अंदर पैरासेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो पाई जाती है। अब पैरासेक्सुअल का मतलब क्या है, पैरासेक्सुअल, पैरा का मतलब है सेमी, यानी कि हाफ, हाफ जो है हाफ सेक्सुअल एक्टिविटी पाई जाती है। मोनेरा के अंदर जो है पाया जाता है कंजुगेशन। और कंजुगेशन क्या होता है, मान लो ये एक सेल है, ये एक दूसरी सेल है, इन दो सेलों के बीच में एक कंजुगेशन ट्यूब बनती है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस साइड चला जाता है, और जाने के बाद में दोनों के पास जो है अलग अलग डीएनए जो है वो मिक्स हो जाता है। तो अब जो ये ऑर्गेनिज्म होगा ये पहले वाला नहीं होगा, ये डिफर होगा। तो खैर ये दूसरा टॉपिक है, हम इसको टच नहीं करते, बट ये है कि प्रोटिस्टा से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक अलग से टर्म की आ जाती है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली जो है कंबाइन हो जाते हैं दूसरी सेल के साथ में बिना गैमेट बनाए, उनको हम क्या कहेंगे, होलोगैमी। तो कई सारी गैमी वर्ड हो गए। ठीक है, चलो एक बार फिर दोबारा से देखते हैं। ठीक है, एक है ऊगैमस, एक है एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, एक है आइसोगैमस, गैमस, GAMOUS। तो आइसोगैमस यानी कि सेम टाइप की गैमेट है मोर्फोलॉजिकली, वो आपस में कंबाइन होने लग रहे हैं। अनाइसोगैमस यानी कि डिफरेंट टाइप के गैमेट है वो आपस में कंबाइन होने लग रहे हैं। ओगैमस का मतलब मेल जो है मोटाइल होगा एंड स्मॉल होगा, एंड वो फ्यूज होने लग रहा है किसके साथ में, जो लार्ज फीमेल गैमेट है एंड नॉन मोटाइल है उसके साथ। एंड होलोगैमी, होलोगैमी यानी कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ में ऐसे कैसे कंबाइन हो जाता है। तो क्या ह्यूमन के अंदर होता है? नहीं, ह्यूमन के अंदर थोड़ा ना होता है। किसके अंदर होता है? ईस्ट के अंदर पाया जाता है ऐसा। होलो, होलो का मतलब है होल यानी कंप्लीट, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही कंबाइन हो गया दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, तो उसको हम कह देते हैं होलोगैमी। ठीक है जी। नॉर्मली हमने एसेक्सुअल के अंदर पढ़ा था कि जो इस टाइप की, इसके अंदर जो पेरेंट मिलते हैं वो एक ही टाइप का पेरेंट पाया जाता है, लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात करते हैं तो इनके अंदर जो है बाई पेरेंट जो है पाए जाते हैं, यानी कि बाई पेरेंटल होता है ये। लेकिन क्या इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है? बिल्कुल एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर? टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम क्या है? एक टाइप का वर्म है, एक फ्लैट वर्म है। उस फ्लैट वर्म के अंदर टेस्टिस और ओवरी दोनों जो है एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो टीनिया सोलियम के केस के अंदर जो गैमेट जो है वो एक ही बॉडी के अंदर बनने लग रहा है एंड उसी का गैमेट जो है उसके अंदर फ्यूज होने लग रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं उसके अंदर एंडोगैमी है, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो होने लग रही है। जबकि अगर हमारे केस के अंदर देखें तो हम तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे गैमेट जो है वो तो दूसरी की बॉडी के अंदर जाते हैं एंड तो इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर एक्सोगैमी या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है होती है। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बात करते हैं फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल की। तो कितने फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के अंदर? तो लाइफ साइकिल के अंदर 3 फेजेस हैं। एक को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, दूसरे को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज एंड लास्ट को बोलते हैं हम सेनेसेंट फेज। तो किसी की भी लाइफ साइकिल जो होगी ऑर्गेनिज्म की उसके अंदर 3 फेज जो है मिलेंगे। एक तो ऐसा पीरियड है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि एक तो वो टाइम है जब ऑर्गेनिज्म जो है पैदा हो चुका है एंड अभी उसके अंदर गैमेट बनने स्टार्ट नहीं हुए,
लेकिन जब तक उसके अंदर गैमेट बनने स्टार्ट नहीं होते तो उससे पहले का और बर्थ के बाद के बीच में जो टाइम पीरियड है तो उसको हम कहते हैं कि ये जुवेनाइल है। जैसे कि ह्यूमंस की अगर केस की अगर बात करेंगे तो जब पैदा होते हैं और उसके 10 साल तक गैमेट जो है बिल्कुल रिप्रोड्यूस नहीं होते, तो जो पहले 10 साल है वो हमारे कैसे हैं, जुवेनाइल फेज के हैं। अगर आप प्लांट के केस में देखें तो उसके अंदर भी होता है। प्लांट के केस में जुवेनाइल फेज को हम अलग से वेजिटेटिव फेज जो है वो कह देते हैं, क्योंकि जब तक फ्लावर नहीं आएंगे तब तक उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो जब तक फ्लावर नहीं आते हैं तब तक उसके अंदर जुवेनाइल फेज जो है वो बना रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्पीसीज जो है अलग अलग उसके जो है वो हो सकते हैं। किसी के अंदर कुछ मंथ का हो सकता है, किसी के अंदर कुछ ईयर्स तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से प्लांट के अंदर कितने साल के अंदर फ्लावर आने जो स्टार्ट होते हैं। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज वो है कि व्हेन ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म गैमेट प्रोड्यूस करने में पूरा सक्षम हो जाता है तो उसके अंदर जो है हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है स्टार्ट हो गया। अब अगर रिप्रोडक्टिव फेज की अगर बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन प्लांट और एनिमल अलग अलग टाइप के जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि किसी के अंदर अगर हम प्लांट के बारे में अगर बात करें तो लेट्स से प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज और एनिमल के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे। प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे किसी के अंदर तो केवल एक ही बार आएगा तो उनको कहते हैं हम मोनोकार्पिक प्लांट, और कि कोई ऐसा होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा बार आता है तो उनको कहते हैं हम पॉलीकार्पिक प्लांट। वैसे तो अगर हम इसको अगर समझें तो मोनो का मतलब वन एंड कार्पिक का मतलब है फ्लावर या फिर फ्रूट, ठीक है, जनरली फ्रूट कहते हैं हम। अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें केवल एक ही बार यानी लाइफ स्पैन में केवल एक ही बार फ्लावर आते हैं एंड फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो हम उसको कहेंगे मोनोकार्पिक। जैसे कि भाई वीट है, वीट जो है, वीट की जो फसल है केवल एक ही बार होगी, एक ही बार उसके अंदर फ्लावर होंगे एंड फिर उसके बाद खत्म हो जाएंगे। यानी कि जितने भी एनुअल प्लांट है, ऑल एनुअल प्लांट, वो जितने भी एनुअल प्लांट है वो सारे के सारे कैसे हैं, मोनोकार्पिक है, यानी साल में केवल एक ही बार जो है इसके अंदर आएगा। क्या कोई और भी है? बिल्कुल है। वो कौन से है? जैसे बैम्बू है भाई, बैम्बू के अंदर है तो मोनोकार्पिक, एक ही बार फ्लावर आएंगे उसके अंदर, फिर उसके बाद नहीं आएंगे। तो जो बैम्बू है उसके अंदर 50 से 100 साल पे एक लाइफ स्पैन के अंदर फ्लावर जो है वो आते हैं। 50 से 100 साल में केवल एक ही बार आएंगे एंड फिर उसके बाद जो प्लांट जो है खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रोबिलैंथस स्कूथियाना है, उसके अंदर जो है 12 साल में एक बार जो है फ्लावर आते हैं। तो ये थोड़े से एक्सेप्शन, थोड़े से रेयर केस जो हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट है। कुछ होते हैं पॉलीकार्पिक, पोली का मतलब मैनी और कार्पिक यानी फ्रूट, ठीक है, या फिर हम फ्लावर कह सकते हैं। तो किन्हीं प्लांट के अंदर अगर एक से ज्यादा बार अगर फ्लावर अगर आ सकते हो उसके लाइफ स्पैन के अंदर तो हम उसको कह देते हैं कि वो पॉलीकार्पिक है। जैसे कि भाई कोई एप्पल का प्लांट है तो एप्पल के प्लांट के अंदर क्या केवल एक ही बार एप्पल लगता है? नहीं, कई बार लगता है भाई। जैसे कि गवावा है, उसके प्लांट के ऊपर क्या एक ही बार आएगा? नहीं, कई बार आते हैं, तो वो कैसा प्लांट हो गया? पॉलीकार्पिक। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज जो है बार बार में आता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार रिप्रोडक्टिव फेज आ गया फिर उसके बाद में खत्म हो गया। एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल की अगर हम कैटेगरी देखेंगे तो उसके अंदर भी दो अलग से कैटेगरी बन जाती है। कुछ होते हैं सीजनल ब्रीडर्स और कुछ होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या है? सीजन यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही वो अंडे देते हैं, यानी कि अपने बच्चे देते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें स्पैरो का या फिर हम बर्ड का अगर हम देखें तो वो केवल एक पर्टिकुलर सीजन जब आता है तभी अपने अंडे देती है, तभी अपना घोंसला वगैरह जो बनाना स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वो अपने बनाते नहीं है। तो व्हाट इट मींस कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर उनका रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो एक्टिव होता है। साल में कभी भी उनके अंडे जो है वो नहीं आएंगे। और दूसरे एनिमल भी हैं जो केवल एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही अपने जो है बच्चे जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है करते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस ब्रीडर की बात करें, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साल में कभी भी बच्चे दे सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन है भाई, ह्यूमन का बच्चा ऐसा थोड़ी ना है कि केवल ठंड के अंदर ही होगा या फिर केवल गर्मी में होगा, वो तो साल की किसी भी टाइम पे हो सकता है, जनवरी फरवरी मार्च यानी किसी के अंदर। तो व्हाट इट मींस कि वो कैसे ऑर्गेनिज्म हो गए? कंटिन्यूअस ब्रीडर, यानी कि साल में जब कभी भी जो है वो स्प्रिंग पैदा हो सकता हो तो कंटिन्यूअस ब्रीडर है।
अब अगर हम एनिमल के अंदर देखें, पर्टिकुलर जो कंटिन्यूअस ब्रीडर है, अगर हम उसी की कैटेगरी के अंदर देखते हैं तो उनके अंदर कुछ साइकिल पाई जाती है। अब एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक होती है एस्ट्रस साइकिल। अब एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी रिप्रोडक्टिव फेज की, यानी कि दीज बोथ आर दी साइकिल्स इन दी एनिमल्स फॉर दी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो एस्ट्रस साइकिल ये पाई जाती है किसके अंदर? नॉन प्राइमेट के अंदर। नॉन प्राइमेट यानी जो ह्यूमन के जैसे दिखाई जो है वो नहीं देते, मतलब जैसे ह्यूमन के जो है नेल्स वगैरह हो गए, थंब जो है वेल डेवलप हो गया। तो नॉन प्राइमेट जैसे कि गाय हो गई, जैसे कि गोट हो गई, तो उनके अंदर जो है ये पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उसके अंदर भी ओवुलेशन यानी एग रिलीज होता है। थर्ड चैप्टर आप कर चुके हो पहले से ही, ठीक है, तो इसी वजह शॉर्ट के अंदर बताने लग रहा हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये पाई जाती है किसके अंदर? ये पाई जाती है प्राइमेट्स के अंदर। जैसे कि बंदर है, मंकी है, चिंपैंजी है, ह्यूमन है, उनके अंदर पाई जाती है। अच्छा, ये साइकिल मिलती किसके अंदर? मेल के अंदर, फीमेल के अंदर? केवल फीमेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो है ब्लीडिंग होती है, जैसे नाम से क्लियर है, मेंसेस। तो मेंसेस एक टाइप के पीरियड होते हैं, तो इसके अंदर जो है ब्लीडिंग जो है ओकर होती है इन दिस साइकिल एट द एंड, या फिर एट द बिगिनिंग भी कह सकते हो। इसके अंदर ब्लीडिंग जो है वो नहीं होती। इसके अलावा और हम चीजें देखें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर ओवुलेशन होता है। तो यानी जो कोपुलेशन होगा, यानी जो सेक्स जो है वो होगा, सेक्स ओकर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड हाई चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो वैसे थर्ड चैप्टर आप कर चुके हो, बट इन जनरल डेली जो कंसीव है वो तभी हो सकता है जब एग रिलीज हो ओवरी से, और एग तभी रिलीज होगा जब जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ओवुलेशन होगा। इसके अंदर हीटिंग पीरियड होता है। तो हीटिंग पीरियड गाय या भैंस हो, जब उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी उनके अंदर ओवुलेशन जो है पता लगता है। ह्यूमन के अंदर कोई ऐसा हीटिंग पीरियड नहीं होता, और उनके अंदर कोपुलेशन भी उसी टाइम पे होगा जब उनका हीटिंग पीरियड होगा। अगर हीटिंग पीरियड नहीं होगा तो उनके बीच में कोपुलेशन जो है वो नहीं होगा। तो हीटिंग पीरियड सेंस ओवुलेशन एंड कोपुलेशन occur only at this time। तो आई थिंक आपको एक ब्रीफ जो आइडिया जो है वो लास्ट फेज इसका देखते हैं। इट इज द लास्ट पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल आफ्टर विच डेथ। इसके बाद तो मरना ही है। तो डेथ कब होती है? डेथ जब होती है जब बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन जो है उनके अंदर परमानेंट डिटोरेशन जो है वो हो चुकी है, एंड अब वो ऑर्गन जो है काम नहीं करेंगे, और जब वो काम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की जो डेथ हो वो हो जाएगी। एक इससे रिलेटिवली टर्म आ जाती है, वो है एजिंग। एजिंग और सेनेसेंस के अंदर फर्क क्या है? एजिंग का मतलब है कि डिटोरेशन ऑफ द ऑर्गन होने लग रही है, बट वो इट इज रिवर्सिबल। तो अगर रिवर्सिबल डिटोरेशन होने लग रही है तो कभी भी उसके अंदर रिकवरी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा 16-17 साल का है एंड उसको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलता है तो उसके चेहरे के अंदर झुर्रियां वगैरह आने लग जाएगी। तो झुर्रियां वगैरह आने की वजह से वो लगेगा कि उसकी एज जो है वो ज्यादा होने लग रही है। बट अगर उसको खाना अगर अच्छे मिलने लग जाए एंड एक्सरसाइज अगर करने लग जाए तो डेफिनेटली उसकी झुर्रियां वगैरह जो ठीक हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, एजिंग प्रोसेस जो है रिवर्सिबल हो सकती है। लेकिन अगर एक बार कोई बूढ़ा हो चुका है, उसके अंदर जो झुर्रियां आ चुकी है, क्या वो दोबारा से अपनी स्किन को रिगेन कर सकता है? वो नहीं कर सकता। तो व्हाट इट मींस कि अब तो जो है सेंसेंस फेस आ चुका है एंड अब तो जो है डेथ ही होगी। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म है
उसके अंदर सेक्सुअलिटी कितने टाइप की हो सकती है? तो जनरली सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो ही टाइप की होती है। सेक्सुअलिटी या तो वो यूनिसेक्सुअल होगा या फिर वो बाइसेक्सुअल होगा। जो बाइसेक्सुअल है ऑर्गेनिज्म, उसको हम इन अदर वर्ड हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट ये एनिमल्स के लिए जो है वो यूज किया जाता है। जैसे कि अर्थवर्म है। अर्थवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में दोनों गैमेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, और टेस्टिस ओवरी दोनों उसके अंदर है। तो यानी वो कैसा है? हर्माफ्रोडाइट है। हम केवल एक ही गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से हम कैसे हैं? हम यूनिसेक्सुअल है। वो कैसा है? वो बाइसेक्सुअल। टीनिया सोलियम कैसा ऑर्गेनिज्म है? बाइसेक्सुअल है, क्योंकि टेस्टिस और ओवरी जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम फंगी के केस के अंदर देखें तो फंगी के अंदर जो बाइसेक्सुअल है उसको क्या देते हैं? हेटेरोथैलिक। और जो बाइसेक्सुअल है उसको हम क्या देते हैं? होमोथैलिक। प्लांट के अगर केस में देखें तो अगर कोई बाइसेक्सुअल होता है तो उसको हम कह देते हैं कि वो मोनोइसियस है, मोनोइसियस। और अगर कोई यूनिसेक्सुअल हो तो उसको क्या देते हैं? डायोइसियस। तो देयर इज लॉट ऑफ एग्जांपल, जैसे कि पपाया है, वो एक यूनिसेक्सुअल है तो इसका मतलब वो डायोसियस है। लेकिन अगर आप एप्पल को देखोगे या फिर अगर आप किसी दूसरे प्लांट को देखोगे जैसे चाइना रोज है तो वो कैसा है? वो बाइसेक्सुअल है। अगर कोई बाइसेक्सुअल है यानी मोनोसियस है, फिर भी उसके अंदर जो है स्टेमिनेट पिस्टिलेट फ्लावर जो है वो पाए जा सकते हैं। जैसे कोकोनट का केस है, उसके अंदर जो है पाए जाते हैं। मेज है, उसके अंदर भी जो है पाए जा सकते हैं। तो अगर कोई डाइसियस है तो उसके अंदर जो फ्लावर होते हैं तो फ्लावर कैन बी पिस्टिलेट, यानी केवल पिस्टिली होगी, पिस्टिलेट फ्लावर, या फिर उसके अंदर जो है स्टेमन होगा तो यानी कि स्टेमिनेट फ्लावर। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इवेंट कितने हैं? इवेंट है भाई 3। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो 3 अलग अलग टाइप के इवेंट जो है पाए जाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले का हो सकता है। वैसे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ दी गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? गैमेट बनेंगे, है ना? तो यानी कि इसके अंदर एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस होने के बाद में क्या होगा? गैमेट जो है ट्रांसफर होगा। तो यानी दूसरी चीज होगी वो क्या है? गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस को हम समझते हैं गैमेटो यानी गैमेट्स की फॉर्मेशन। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, यानी जैसे हमारे अंदर अगर बात करें तो गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप की हो सकती है? 2 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी? एक हो सकती है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक हो सकती है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग। स्पर्म और एग बनते क्यों है? अगर ना बने तो ऐसा क्या हो जाएगा? तो थोड़ा इस चीज को हम समझिए कि मान लो आपके पास एक सेल है एंड उस सेल के अंदर है 46 क्रोमोसोम, और आपके पास एक दूसरी सेल है और उसके पास भी क्रोमोसोम कितने? 46 क्रोमोसोम है। अगर ये 2 सेल आपस में फ्यूज हो गई तो उसके बाद में जो नेक्स्ट जो सेल बनेगी उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 92 क्रोमोसोम। क्या ऐसा होता है कि अगली जो जनरेशन है उसके अंदर क्रोमोसोम डबल हो जाए? ऐसे तो हर जनरेशन के अंदर डबल होता चला जाएगा, तो न्यूक्लियर साइज का भी ज्यादा हो जाएगा, अच्छे से जो है उसको टैकल जो है वो नहीं किया जाएगा और हर बार जनरेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसी वजह से जो गैमेटोजेनेसिस होती है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है मियोसिस। एंड मियोसिस के अंदर क्या किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले एक अलग टाइप के सेल बने और उन जो अलग टाइप के सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएगी? 23 हो जाएगी। तो अगर क्रोमोसोम नंबर अगर 23 हो जाएंगे और फिर इनकी अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे?
46 क्रोमोसोम, जैसे कि पेरेंट होगा वैसे ही आगे चल के ऑफस्प्रिंग बनेगा, यानी कि फ्लूइड लेवल जो है वो चेंज नहीं होगी, वो दोबारा से जो है रिस्टोर हो जाएगी। तो इसी वजह से जो गैमेटोजेनेसिस है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है मियोसिस। एंड जो मियोसिस प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं। गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, इसको हम एन बोलते हैं और इसको हम वन बोलते हैं। व्हाट इज एन? एन का मतलब है सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसके अंदर केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन इनके अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है। आप इसके 46 क्रोमोसोम समझ सकते हो कि दो सेट किस तरीके से हुए। एक सेट स्पर्म से आया है, दूसरा सेट जो है एग से आया है, तो टोटल मिला के दो सेट है, यानी कि 2n हो गया, यानी कि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम 2n, ठीक है। फिर उसके बाद गैमेट ट्रांसफर है भाई। अब गैमेट जो ट्रांसफर है उसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से जो है वो होता है। जैसे अगर ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है टू ट्रांसफर स्पर्म। अगर हम प्लांट की बात करें, जैसे कि एंजियोस्पर्म की बात करें, तो एंजियोस्पर्म के अंदर होता है पोलिनेशन। What is pollination? Pollination is the transfer of pollen grain from anther of one plant to the stigma to the another plant. तो ये भी एक तरीका है। अगर आप ब्रायोफाइट की अगर बात करते हैं तो ब्रायोफाइट के अंदर स्पर्म जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं इन वाटर, एंड वो वाटर से ट्रेवल करता हुआ अल्टीमेटली आर्किगोनिया तक पहुंचता है, जहां पर एग जो प्रेजेंट होता है और वहां पे जाके जो है फर्टिलाइजेशन होती है। तो हमारा ये पार्ट जो कंप्लीट हो गया। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है, उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब जो गैमेट है वो अलग अलग जगह जो है फ्यूज कर सकते हैं। माइट भी किसी बॉडी के अंदर फ्यूज करे और माइट भी ये बॉडी के बाहर फ्यूज करे। अगर बॉडी के अंदर अगर फ्यूज करेगा तो उसको हम क्या कह देंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड अगर बॉडी के बाहर अगर करने लग रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाम से क्लियर है। एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ कहां हुआ? आउटसाइड की बॉडी हुआ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ कहां हुआ? बॉडी के अंदर हुआ। जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां होती है? बॉडी के अंदर होती है। लेकिन अगर आप एग्जांपल देखो फिशिज के अंदर, फिशिज के अंदर जो स्पर्म और एग जो है वो रिलीज किए जाते हैं वाटर के अंदर, एंड फिर वाटर के अंदर जो है उनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये डिफरेंट केस हो गया। इसी तरीके से अगर आप फ्रॉग को देखो तो फ्रॉग के केस के अंदर भी यही होता है, उनकी फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होती है। अब बेनिफिट किस में है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर या इंटरनल फर्टिलाइजेशन? देखो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने लग रही है देन कुछ एक चीज जो है वो होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए भाई? सिंक्रोनस रिलीज ऑफ एग जो है वो होना चाहिए। सिन का मतलब है सेम टुगेदर, क्रोनस यानी सेम टाइम के अंदर, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों को एक ही टाइम पे स्पर्म और एग जो है रिलीज करना है वाटर के अंदर, ताकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो बढ़ सके। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई मेल गैमेट जो है इतने ज्यादा रिलीज क्यों होते हैं, फीमेल गैमेट जो है कम रिलीज होता है, उसका कारण क्या है? कारण यही है कि अगर गैमेट बाहर की तरफ जाने लग रहा है देन उसके एग तक पहुंचने के चांसेस जो है कम होते हैं। उन चांसेस को बढ़ाने के लिए जो है स्पर्म जो है काफी ज्यादा जो है वो रिलीज किए जाते हैं, ताकि कोई ना कोई स्पर्म अल्टीमेटली वहां पर पहुंचे। बात करते हैं दोबारा से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पर सिंक्रोनस रिलीज जो है वो होना चाहिए एग का, ठीक है। इसके अलावा सेफ प्लेस जो है वो भी इनका होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि स्पर्म और एग उसने जहां पर रिलीज किए वहां पर कोई दूसरी प्रेडेटर आ गई एंड उसने उनके एग जो है खाने जो है स्टार्ट कर दिए। तो अगर आप यहाँ पर देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे, यहाँ पर एसिंक्रोनस रिलीज होने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवन स्पर्म और एग जो मेट होते हैं वो भी पता नहीं 1 दिन पुराने या 2 दिन पुराने होते हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे तो 1-2 दिन नहीं भाई, उसी सेकंड पे ही रिलीज होने चाहिए, नहीं तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है कम होगा। एंड रिलेटिवली अगर हमारे केस पे देखें तो सेफ तो है, क्योंकि जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर जो है स्पर्म जो है हो जाने लग रहे हैं, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। होप आपको ये भी आ गया होगा। फास्ट तो नहीं लग रहा थोड़ा सा, ठीक है, पसीने आए हुए हैं। अब लास्ट बात करते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है? देखो गैमेट जो है वो फ्यूज हो चुके हैं और क्या बन चुका है? जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उसके अंदर अलग अलग टाइप की डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे फंगी की केस में देखिए, फंगी और जो एल्गी है, पर्टिकुलरली जो ग्रीन एल्गी है, उसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो साइकिल है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है।
तो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल होने से क्या होता है, देखो फंगी कैसी है, हैप्लोइड है, एंड उससे गैमेट बन गई, और गैमेट कैसे हैं, वो भी हैप्लोइड है, फंगी भी हैप्लोइड है। तो अब जो गैमेट है वो आपस में फ्यूज हो गई, तो वो क्या बना देगी, जाइगोट जो है वो बन चुका है। तो ऑर्गेनिज्म कैसा है, हैप्लोइड है, तो क्या जाइगोट डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए और वो डिप्लॉयड हो जाए, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो जाइगोट है उसके अंदर होती है मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक स्पोर के अंदर, एंड वो फिर वापस जो है फंगी के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम फंगी या फिर एल्गी के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। एंड जो फंगी है उसके जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद में फंगी जो है दोबारा से बनती है। इस टाइप की जो मियोसिस जो जाइगोट के अंदर हुई हो, हम उसको क्या कह देंगे, जाइगोटिक मियोसिस। तो मियोसिस तो हुई है, लेकिन कौन सी हुई है, ये जाइगोटिक मियोसिस हुई है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम इस चीज की, जैसे कि ह्यूमन है उसकी बात करते हैं। तो ह्यूमन कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब ये स्पर्म एग प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोजेनेसिस के दौरान, वहां पे क्या कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस। तो उनके अंदर बन गए स्पर्म और क्या बन गए, एग, एंड फिर उसके बाद में क्या बन गया, जाइगोट। तो जाइगोट के बाद में क्या होता है, जाइगोट के बाद में सेल जो है वो डिवाइड करती है और वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। तो यहाँ पर जो डिवीजन होती है वो कौन सी होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस मियोसिस के अंदर डिफरेंस क्या है, जो माइटोसिस है उसके अंदर तो सेम कॉपी ऑफ सेल जो है वो बनेगी, लेकिन मियोसिस के अंदर जो है रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल जो है वो बनेगी। एम्ब्रियो फिर जो है उसके बाद में एक ह्यूमन के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है, फिटस से ह्यूमन के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है। अगर ह्यूमन के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट बनाने के लिए जो मियोसिस होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। ठीक है। एक तीसरी लाइफ साइकिल होती है कि लेट्स से जो जाइगोट है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर प्रेजेंट है। तो उस ब्रायोफाइट के अंदर क्या होगा, तो ब्रायोफाइट के अंदर पाई जाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसका केस हम यहां पर देख लेते हैं। तो इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर क्या होगा कि जो ब्रायोफाइट है वो रिलीज करता है स्पोर। स्पोर किसके द्वारा करेगा, मियोसिस के द्वारा। एंड उसके बाद जो गैमेटोफाइट होंगे वो गैमेटोफाइट रिलीज करते हैं क्या, स्पर्म, जिसको हम राइजोइड भी कह देते हैं, एंड और रिलीज करता है क्या, एग। एंड ये आपस में जो है फ्यूज कर देंगे और जो जाइगोट जो है वो बन जाएगा, और जो जाइगोट जो है फिर उसके बाद में ब्रायोफाइट के अंदर जो कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी डोरमेंसी के बाद में। तो यहाँ पर जो मियोसिस हुई है हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे स्पोरिक मियोसिस। तो अगर हम यहाँ पे देखें ब्रायोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है। यहाँ पे स्पोर कैसा बना, हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट बना हैप्लॉइड। एग कैसा है, डिप्लॉइड। जाइगोट बना कैसा है, डिप्लॉइड, सॉरी एग तो हैप्लॉइड होता है। तो अगर इतना अगर पोर्शन देखे तो वो कैसा है, हैप्लॉइड, और ऊपर वाला अगर हम देखें तो कैसा है, डिप्लॉइड। तो इस तरीके से इनकी जो साइकिल है वो कैसी है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर जाइगोट बना है उसके हिसाब से उसके अंदर मियोसिस भी हो सकती है, उसके अंदर माइटोसिस होके नया ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो जो है वो बन सकता है, या फिर वो कुछ टाइम के बाद डोरमेंट होकर के फिर उसके बाद जो है स्पोरोफाइट जो ऑर्गेनिज्म जो है वो बना सकता है। तो इट डिपेंड ऑन कि वो कहां पर होने लग रहा है। बाय द वे, जाइगोट से अगर एम्ब्रियो अगर बनता भी है, जाइगोट से आगे चलकर अगर एम्ब्रियो बनता भी है, तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहां पर हुई है उसके बेस पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स को जो है डिवाइड कर रखा है। कुछ जो है वो ओवी पैरस होते हैं, और कुछ हैं जिनको हम वीवी पैरस कहते हैं। ओवी यानी कि एग, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग ले करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इन विच जाइगोट इज डेवलप इनटू द एम्ब्रियो इन ए एग सेल। एंड जब ऐसा होता है तो उन एनिमल्स को हम कह देते हैं ओविपेरस। ओविपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच ले एग्स। विविपेरस यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, किसी एग सेल के अंदर नहीं होता। तो उनको हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो है डायरेक्टली यंग वन जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गया। कुछ ओ विविपेरस भी होते हैं, ओ वी पैरस भी होते हैं। वो यानी कि एग भी बना एंड फिर डायरेक्ट यंग भी दे दिया। लेकिन जैसे कि शार्क है, जैसे कि टर्टल स्नेक है, तो रेटल स्नेक है, उसके अंदर क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर जो है एग बनता है। तो जो एग जो है उसी के अंदर ही एम्ब्रियो बनता है, और जो एम्ब्रियो बन जाता है वो फिर अंदर ही हैच आउट हो जाता है एग से, एंड फिर डायरेक्टली यंग वन जो है बाहर निकलता है। तो यानी जो बाहर निकला वो एग नहीं निकला, यंग वन निकला, लेकिन उसके पास प्लेसेंटा जो है ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है। ठीक है जी।
अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अब प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर होता है फ्लावर, और फ्लावर किसके अंदर कन्वर्ट होता है, फ्रूट के अंदर। तो अगर फ्लावर का अगर डायग्राम आपको याद हो तो फ्लावर के पास में क्या क्या चीज है, उसकी पिस्टिल है, उसके पास स्टेमन है, और क्या है उसके पास, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, उसकी स्टाक है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 भाई, जो ये पेटल्स हैं, सेपल है और जो स्टेमन है वो शेड हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे, यानी कि ये सारे का सारा पार्ट जो है गिर जाएगा। इसमें भी कंडीशन अप्लाई है कुछ एक ऑर्गेनिज्म को लेकर के, जिस तरीके से टोमेटो है, टोमेटो के केस के अंदर क्या होता है, जो सेपल जो है बचे रहते हैं। ब्रिंजल को अगर देखो तो उसके अंदर भी जो है पेटल्स जो है, सेपल जो है वो बचे रह जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड पॉइंट, इसके अंदर होता है ओव्यूल। तो ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर। इसके अंदर जो जाइगोट होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है। और क्या भाई, और क्या चेंज हो जाएगा इसके अंदर, ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। और अगर हम पार्ट देखें, जो ओवरी की वॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, पेरिकार्प के अंदर। ठीक है, एक अलग से टॉपिक जो है बचा हुआ है वो कौन सा, हमारा पार्थोजेनेसिस का। पार्थोजेनेसिस, पार्थो यानी कि वर्जिन बर्थ, यानी कि अगर एग से डायरेक्टली यंग वन प्रोड्यूस हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो हम उसको बोलते हैं पार्थोजेनेसिस। रोक लिजर्ड जो इसका पॉपुलर एग्जांपल है। हनी बी के अंदर देखे तो उसके अंदर भी ऐसा पाया जाता है कि जो ड्रोन जो है वो पार्थोजेनेसिस की वजह से डेवलप हो जाता है। कुछ पैडोजेनेटिक भी होते हैं, यानी कि लार्वल स्टेज के अंदर ही पार्थोजेनेसिस होता है। तो पार्थोजेनेसिस क्यों होने लग रहा है, क्या हम खुद भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअल में जो एग है उसके पास में सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि आगे चल के वो एम्ब्रियो जो है वो बना सके। उसको बस एक्टिवेशन के लिए स्पर्म की जो जरूरत पड़ती है। तो अगर हम उसको केमिकली या फिर फिजिकली अगर कोई स्टिमुलस अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है एंड आगे चल के जो है वो एम्ब्रियो जो है वो बना देता है एंड उससे नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन सकता है। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।